थैंक यू वेरी मच। जैसे मैम ने अभी थोड़ी देर पहले बोल के गई, तो मैं भी सेम ही पाथ फॉलो करूँगा। मेरे को भी मराठी समझ नहीं आती है, तो मैं भी या तो हिंदी या फिर इंग्लिश में ही बोलूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट अतुल सर एंड हिज टीम फॉर 10 years ऑफ सक्सेसफुल completion ऑफ सिनर्जी। क्योंकि ऐसा है कि हम सबका जो सक्सेस है, जो अभी जितने लोग बोल के गए, ये अतुल सर के सक्सेस में सबमर्ज हो जाती है कहीं ना कहीं पे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिनर्जी नहीं होती तो आज हम भी नहीं होते। ओके। एंड as far as my journey and my personal experience is concerned, मैं एक छोटा सा गांव से बिलोंग करता हूँ, छोटे से गांव से, एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में थे। तो पढ़ाई में बचपन से एवरेज ही था मैं। मेरे कुछ बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सपने नहीं थे, बड़े बड़े एम्बिशन नहीं थे। इनफैक्ट ऑनेस्टली सेइंग, मेरे पापा ट्रांसपोर्ट कंपनी में थे तो मैं बस कंडक्टर बनना चाहता था बचपन में। ठीक है। तो शायद थैंक गॉड आज मैं, मतलब अगर उस ड्रीम को परस्यू कर रहा होता तो फिर शायद 2-4 बस खरीद लेता। तो हुआ ऐसा कि बचपन में तो गांव में भी थी, स्कूल वगैरह गांव में ही कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने अपने पापा को स्ट्रगल करते हुए देखा। पापा ने चाहे उनके पास जितनी भी थी, जो कुछ भी था, उन्होंने, हमने जो भी कुछ मांगा उन्होंने कभी मना नहीं किया। मतलब ऐसा नहीं कि हमारी बहुत बड़ी बड़ी डिमांड्स थी। जैसे ऐसा होता है ना कि मतलब जो बड़े बड़े स्कूल्स में बच्चे जाते हैं, अपने दोस्त वगैरह होते हैं जो बड़े बड़े वीडियो गेम्स एक्सपेंसिव लेके आते हैं, तो वो बच्चे देखते हैं खेलते हुए दूसरे को, तो घर में भी जाकर डिमांड करते हैं कि भाई पापा मुझे भी वीडियो गेम चाहिए, मुझे भी ये चाहिए वो चाहिए। अब जब हमें बचपन से पता ही नहीं वीडियो गेम होता क्या है, तो हम कैसे डिमांड करेंगे? तो वैसे कुछ बड़ी बड़ी डिमांड्स नहीं थी हमारी, लेकिन पापा के पास जो कुछ भी था, जैसा भी कुछ था, उन्होंने दिया हमें सब कुछ। तो उसके बाद जैसे 12th कंप्लीट हुई, मैं एक्चुअली इंजीनियरिंग करना चाहता था, लेकिन मेरे पास मेरे जो पेरेंट्स थे उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था कि मुझे वो आगे पढ़ा सकते हैं। और मेरा छोटा भाई एक था, तो उसका भी जो एजुकेशन है उसको सपोर्ट करना था मुझे। तो इसीलिए मैंने एक वोकेशनल कोर्स ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मुझे जल्दी नौकरी चाहिए थी। जैसे मैम ने बताया ना, एक स्टेबल सैलरी आता रहे अकाउंट में तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने एक वोकेशनल कोर्स ज्वाइन कर लिया, लेकिन मन नहीं लगता था बिल्कुल उसमें मेरा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट किसी और में था और मैं कुछ कर और रहा था। तो फॉर्चुनेटली मैंने 2007 में एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया, मिड 2006 में, और सिलेक्शन हो गया और मैंने बिना सोचे ही ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे उस टाइम पे और एम्प्लॉयमेंट चाहिए थी, नौकरी चाहिए थी। तो फिर 2007 में मैंने ज्वाइन कर लिया एयरफोर्स, और डिफेंस का एनवायरनमेंट था। मतलब फिर ट्रेनिंग सेंटर में डाल दिया हमें। मतलब सुबह उस टाइम पे शेड्यूल ऐसा होता था कि सुबह 4 बजे शुरू होती थी हमारी जो शेड्यूल है, और शाम को 10 बजे, 10:30 बजे तक चलता रहता था, और रात को। तो ऐसा था, मेरे मतलब सारे दोस्त जो थे वो कर रहे थे कहीं पे कहीं, मतलब अपनी ड्रीम परस्यू कर रहे थे, बीटेक कर रहे थे, कोई मेडिकल का वो कर रहा था, और मैं उस टाइम पे सावधान मिश्रा में अटका हुआ था। तो फिर उसके बाद लेकिन समहाउ तब तक मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है या फिर इस फील्ड में जाना है। तो ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम तक। फिर मैंने सर्विस किया आराम से, मतलब आराम से तो नहीं, लेकिन चल रहा था, सर्विस चल रही थी और कुछ पैसे आ रहे थे। तो आई कुड सपोर्ट माई फैमिली, आई कुड सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ यंगर ब्रदर। तो वो चल रहा था सब कुछ ठीक ठाक, मेरे पेरेंट्स जो हैप्पी, और मैं भी समहाउ चल ही रहा था फ्लो में। तो लेकिन मुझे ऐसा लगा 6-7 साल सर्विस करने के बाद ना, जैसे मैम ने बताया कि जॉब आप ऐसा चूज करो, ऐसा होना चाहिए कि जैसे संडे ख़त्म होता है, तो जैसे वीकेंड ख़त्म होता है, मंडे को आपको मतलब ऑफिस जाने में इंटरेस्ट हो, कि आप जाके ऑफिस में जो कुछ करने वाले हो वो आप मतलब दूसरों का मदद तो करे ही करे, साथ में आप खुद भी सेटिस्फाइड हो कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ जो मुझे जो जिस चीज़ से मुझे खुशी मिल रही है,
ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं या फिर लोग मुझे मान रहे हैं, मेरी रिस्पेक्ट है, मेरी सोसाइटी में थोड़ा पोजीशन है। ऐसा ऐसा अगर आप सोच के चलोगे, ऐसा अगर सोच के आप कुछ करियर पाथ चूज करोगे तो आप वही 4 साल 5 साल 6 साल तक ही कर पाओगे। उससे ज़्यादा 30 साल 40 साल उसको आप कंटिन्यू कभी नहीं कर पाओगे। तो मेरे 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 दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये फीलिंग आया कि मैंने अपना जो पोटेंशियल है उसको कभी मतलब ट्राई नहीं किया, उसको उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की। क्योंकि 2007 में मैं वो कर रहा था, ऐसे एग्ज़ाम दे दिया, सिलेक्शन हो गया तो ज्वाइन कर लिया। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने सोचा सिविल सर्विसेज के बारे में कि कुछ करूं, क्यों ना मतलब कुछ किया जाए, अपना जो पोटेंशियल है उसको 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 थोड़ा सा मतलब इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे कोई हैं अभी पूछ रहे थे कि हम लेट स्टार्टर हैं, थोड़ा मतलब लेट रियलाइज होती है ये सब चीज़ें करने के लिए। लेकिन मैं ऐसा कहूँगा कि जब आँख खुली तब सवेरा, ठीक है। जब जब आपने सोचा, जब आपके दिमाग में ये आया कि मुझे करना चाहिए, तो तभी से बिल्कुल चल पड़ो इस बात में, पीछे मतलब मुड़ के देखना ही नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि मतलब ये करने से, ये डिसाइड करने से पहले ना आप 1000 बार सोचो कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मतलब ये बिल्कुल आप अच्छी तरह से एनालाइज करो कि हाँ मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। और एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो बिल्कुल पीछे पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। करना है तो करना है, बिल्कुल किसी भी कीमत पे करना ही करना है। तो फिर मैं जैसे बोल रहा था कि 2013 में मैं उस टाइम पे, हाँ 2012 में मैं उस टाइम पे तेजपुर में पोस्टेड था। ये एक आसाम का छोटा सा टाउन होता है। वहाँ पे ना मतलब कहीं से गाइडेंस थी मेरे पास, ना कुछ मटेरियल्स अवेलेबल थे, इवन बुक्स भी अवेलेबल नहीं थे। तो एक दिन मैं ऐसे गया मार्केट में, ढूंढ ढूंढ के 8-9 बुक स्टोर ढूंढ के मैंने सारी की सारी एनसीईआरटी बुक खरीद के ले आया। ठीक है, जो ऐसा होता है ना, बेसिक बुक पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत मुझे आइडिया था कि हाँ एनसीईआरटी बुक पढ़ना चाहिए। तो मैं सारी की सारी बुक्स उठा के ले आया। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा था पढ़ें तो क्या पढ़ें, ये सारी तो स्कूल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, मतलब वही हिस्ट्री ज्योग्राफी वही साइंस वही ये, तो इसमें से पढ़ें तो पढ़ें क्या। लेकिन फिर मैं एनसीईआरटी बुक के नोट बनाना शुरू कर दिया, जो बाद में मुझे पता चला कितनी बेवकूफ़ी की काम थी वो। ठीक है, क्योंकि उसका जो मतलब बाद में कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं होने वाला है कि एनसीईआरटी बुक्स आर इंपॉर्टेंट बट नोट्स फॉर मेकिंग नोट्स एंड ऑल दिस थिंग। ठीक है, तो फिर फॉर्चुनेटली मैं 2013 में कुछ काम के लिए यहाँ पे सिनर्जी आया, मतलब पुणे आया 3-4 महीने के लिए। फिर मैंने यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पे है सिनर्जी इंस्टीट्यूट है, तुम जाओ वहाँ पे, अच्छा मिलता मतलब गाइडेंस वगैरह मिल जाएगा आपको। तो फिर मैंने ज्वाइन किए क्लासेस ज्वाइन किए। फिर क्लासेस शुरू हुई। फिर उसके बाद सर से भी 1-2 बार मैंने बात किया, अतुल सर से। अच्छा अतुल सर के बारे में ना एक बात बताना चाहूँगा मैं। मतलब इनकी जो पर्सनालिटी मुझे स्टार्टिंग में लगी ना, मतलब बड़ी ही इंटिमिडेटिंग लगी। क्योंकि जैसे सुजीत सर को ले लो, सुजीत सर के क्लास में, मतलब जिन्होंने क्लास किया होगा यहाँ पे सिनर्जी में उनको पता होगा। तो सुजीत सर को ले लो, तो सुजीत सर के क्लास में आप कुछ भी बोल दो, मतलब वो हंस के निकाल देंगे। लेकिन अतुल सर के जो क्लासेज है, वो उधर से जो काउंटर रिप्लाई आएगा ना, तो बहुत सोच के बोलना पड़ता है वहाँ पे। ये तो ये तो मतलब, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी क्लासेस में बातें चलती थी उस टाइम पे। तो फिर फिर क्लासेस चली ऐसे। मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए, क्लासेस वगैरह चले। तो 13 में मैंने ऐसे ही मतलब ऐसे जैसे मैम ने बताया, तो ट्रायल के लिए जाके एग्ज़ाम में बैठ गया और प्रीलिम्स क्लियर हो गया। अब मुझे पता नहीं था मेंस का करना क्या है, क्योंकि ये पैटर्न उस टाइम पे चेंज हो गया था, उसी साल ही चेंज हो गया था। अब एग्ज़ाम दे चुका हूँ मैं, अटेम्प्ट काउंट हो चुके हैं, और मुझे पता नहीं था मेंस का करना क्या है। मुझे जब प्रीलिम्स का मतलब रिजल्ट आया, तब मैं मेंस के लिए सोचना शुरू किया कि करना क्या है अभी। तो फिर मैंने समहाउ डिसाइड किया कि मुझे जैसे भी जाके पेपर कंप्लीट करके आना है, चाहे कुछ भी लिखूँ लेकिन पेपर कंप्लीट करके आना है। जो और एक बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ये बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है या फिर जैसे स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है कि आप कुछ भी लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंट पे ही आपको लिखना पड़ेगा। तो फिर चलता रहा प्रिपरेशन यहाँ पे, मतलब ऑफिस के काम, मतलब फिर छुट्टी वुट्टी ना मिलना, ये सारी चीज़ें होता रहता था। लेकिन फिर भी प्रिपरेशन चलता रहा। और नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ कि आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड
कि हाँ इस बार तो कुछ करना ही है। तो प्रीलिम्स क्लियर हो गए, मेंस में बैठा जाके। अब ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में कितना कंसंट्रेशन, मतलब आप प्रिपरेशन करते हो बहुत लगन के साथ, बहुत मेहनत के साथ, आप पहले से लगे हुए 1-2 साल से, ये सब ठीक है। लेकिन जो एग्ज़ाम हॉल में जो मोमेंट्स होते हैं ना, वो मोमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर आप सही से कंसंट्रेट नहीं करते हो तो ऐसा होता है कि आपकी जो सारी मेहनत है ना, वो बिल्कुल पानी में चली जाएगी। क्योंकि हुआ ऐसा कि प्रीलिम्स क्लियर हो गए, आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर फॉर मेंस इन 2014। तो मेंस में मैं अपेयर किया और मेरे पेपर भी काफ़ी अच्छे गए थे, मतलब जो मेंस के पेपर थे वो काफ़ी अच्छे गए थे। और उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो आई वॉज शॉक्ड कि मेरा नाम नहीं था उसमें, लिस्ट में, मेंस में। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब अब शायद मतलब कुछ हुआ होगा कि मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं हुए होंगे। लेकिन जब मार्क्स आए तो मुझे पता चला कि मैं आई वॉज राइटिंग द होल पेपर इन इंग्लिश और मैं कंपलसरी लैंग्वेज में ही फेल हो गया। और हुआ ऐसा था, फिर बाद में जब रियलाइज़ किया कि 300 मार्क का कंपलसरी लैंग्वेज पेपर होता है, तो उसमें एक ऐसे था 100 मार्क्स का। तो मुझसे मतलब हीट ऑफ द एग्ज़ाम प्रेशर में जो इतना मतलब वो था, उसमें मेरे से वो 100 नंबर का ऐसे ही छूट गया, मैं लिखा ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो उस हॉल में ना वो जो 3 घंटे का टाइम स्पैन होता है, या फिर प्रीलिम्स के जो 2 घंटे के टाइम स्पैन होते हैं, तो उसमें आपको फुल्ली वहाँ पे मेंटली अलर्ट रहना है कि हाँ मतलब जो भी पढ़ा है, जो भी कुछ किया है आपने प्रिपरेशन, वो सब आपको अच्छी तरह से वहाँ पे उतारना है पेपर पे। क्योंकि अल्टीमेटली आप चाहे जितने भी नॉलेजेबल हो, जितने भी इंटेलिजेंट हो, मार्क्स उस बेसिस पे आपको मिलेंगे कि आपने पेपर पे क्या लिखा है। आपने दिल्ली में पढ़ाई की है, आपने हैदराबाद में पढ़ाई की है, आप आईआईटी से हो, आईआईएम से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अल्टीमेटली पेपर पे क्या लिखा है, उसके बेसिस पे ही आपको नंबर दिए जाएंगे। दैट्स इट। ठीक है। और कुछ लोगों की ऐसी मतलब और फिर पर्सनालिटी को लेके, मतलब प्रोफाइल को लेके भी लोगों के मन में बहुत सारे वो रहते हैं, सवाल रहते हैं कि मतलब हमारा प्रोफाइल इतना अच्छा नहीं है, हम हमें हम हमारा राइटिंग स्किल इतना अच्छा नहीं है, हम अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं। तो ये सब बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस में किया हुआ है, डिस्टेंस मोड में। तो मुझे ऐसा लगता था, जैसे मैं इंटरव्यू के लिए आया, जैसे मेरे मेंस क्लियर हुए तो मैं सर से आके मिला, तो मेरे मन में भी ये डाउट था थोड़ा बहुत कि सर कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जो प्रोफाइल है वो मुझे कहीं कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंप्रेशन डालेगा जो बोर्ड के ऊपर, कि मतलब जस्ट ऐसे नॉर्मली एवरेज स्टूडेंट है, कॉरेस्पॉन्डेंस से किया हुआ है कोर्स, ग्रेजुएशन। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रोफाइल चाहे आपका जितना भी स्ट्रांग हो, आपने आईआईटी, आईआईएम कहीं बड़े बड़े कॉलेज से मतलब अपना पढ़ाई पूरी की हो, लेकिन अगर आप उस पढ़ाई को वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बोर्ड के सामने रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इस पे जो आपके एग्ज़ाम पेपर पे रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ठीक है, तो ये है। अभी 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 मेरी मतलब लड़ाई कंप्लीट नहीं हुई है बिल्कुल भी। रैंक्स तो इन द लिस्ट, बट मुझे अपने रैंक्स इंप्रूव करने हैं, तो मैं इस साल भी प्रीलिम्स अपेयर कर रहा हूँ फिर से। तो थैंक यू वेरी मच। और कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं कुछ। सर, जैसे कि आपने कहा कि आप वर्किंग करके आप प्रिपरेशन कर रहे थे, जी। सो टाइम मैनेजमेंट जो था आपका ड्यूरिंग द डे टाइम, एंड हाउ वाज इट, मतलब और हाउ यू कंप्लीटेड द टोटल सिलेबस? देखिए, होता ऐसा है कि सबके पास वही 24 घंटे हैं। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि आप अपना टाइम कैसे यूज़ कर रहे हो। हमें ऑफिस में भी टाइम देना है, हमें अपनी मतलब जो बाहर सर्कल है वहाँ पे भी टाइम देना है, और इसके अलावा आपके हाथ में जितने भी टाइम बचते हैं, चाहे 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हो, और उसमें आपको फुल्ली फोकस करना है, फुल्ली फोकस करना है। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि आपको ईच एंड एवरी मिनट यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी मतलब ऐसे फ्री टाइम नहीं है कि आप बाहर घूम सकते हैं, मतलब दोस्तों से ये वो कर सकते हैं। तो आप जितना भी टाइम स्टडी टेबल पे गुजार रहे हो ना, तो उतना टाइम आपको प्रोडक्टिवली यूज करना है। ठीक है सर, आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस के बारे में थोड़े बताइए। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जो था मेरा, ये फर्स्ट इंटरव्यू था, और
अरविंद सक्सेना सर का बोर्ड था ये। तो इंटरव्यू इट वाज दो नॉट एन एक्सपेक्टेड लाइन, लेकिन ये दिस वाज नॉट ए स्ट्रेसफुल इंटरव्यू। दे आस्क्ड अ जनरल क्वेश्चन ऑन माय हॉबीज, ऑन माय होम स्टेट, ऑन माय इंटरेस्ट एंड current job profile. They asked question about Pune, problems of Pune, how you are going to solve it, and question on international relation like India-Nepal relation, some cross question over that. They asked question on my graduation subject, my home state, history of my home state, ठीक है। तो ये जनरल क्वेश्चन थे। इंटरव्यू में ऐसा होता है कि आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं है वो, क्योंकि आपके जो नॉलेज का टेस्ट जो होता है वो ऑलरेडी 2 एग्ज़ाम में हो चुका है, प्रीलिम्स में भी हो चुका है, मेंस में भी हो चुका है। तो वहाँ पे ऐसा है कि आपकी जो पर्सनालिटी, आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी, उसका टेस्ट है वो। तो आप क्या बोल रहे हो वो मैटर तो करता है, लेकिन ये ज़्यादा मैटर करता है कि आप कैसे बोल रहे हो उस चीज़ को। तो बस। एनीथिंग एल्स? माइक। सर, अभी प्रीलिम्स के लिए 2 महीने बाकी है, तो स्टडी का अप्रोच कैसे होना चाहिए? अभी देखो, अभी ऐसा है कि CSAT अभी क्वालिफाइंग हो गया है, ओनली सिर्फ GS पे ही आपको फोकस करना है। 2 ही महीने बच गए हैं आपके पास। तो अगर आपने बेसिक चीज़ें कवर कर लिए, जैसे NCERT बुक्स वगैरह वो सब कवर कर लिया है आपने, और पेपर आप जो न्यूज़पेपर है उसको जनरली फॉलो कर रहे हो, मतलब ऐसे रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो, तो क्योंकि होता ऐसा है कि प्रीलिम्स में ना, आपने अगर पिछले 3 साल के प्रीलिम्स पेपर ऑब्जर्व करोगे तो UPSC जो है वो हर साल कुछ ना कुछ मतलब नया लेके आती है। क्योंकि जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर उनका फोकस था एनवायरनमेंट पे, बिल्कुल एनवायरनमेंट पे उन्होंने फोकस किया, और उससे पहले उन्होंने पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत सारे डाल दिए, ठीक है। और लोग फिर इस साल क्या सोच रहे थे कि एनवायरनमेंट ही आएगा, लेकिन बाद में उन्होंने करंट अफेयर डाल दिया सारा का सारा, जो कि कभी नहीं पूछते हैं। तो इसलिए आपको सारे जो एस्पेक्ट हैं प्रीलिम्स के, वो सबको उन सब चीज़ों को आपको इक्वली देखना पड़ेगा। और वही जैसे मैम बोल के गई कि मतलब जनरल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बेसिक बुक्स आप सारे कुछ कवर कर लो, उसके बाद जो करंट अफेयर्स है उसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें लेट रियलाइज़ होता है कि हाँ, हमें इस सर्विसेज में जाना पड़ता है। और होता ये कि वो समय हम अगर किसी जॉब में हैं, जैसे कि मैं भी एक मेडिकल ऑफिसर थी, तो जब वो समय कैसा रहता है कि जब हम सोचते हैं कि हाँ, हमें ये करना है, तो हमें प्रीवियस टारगेट छोड़ना पड़ता है जी। तो वो बहुत मतलब खुद में एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि शुड आई गो फॉर दिस और शुड आई गो फॉर दैट। बट उसमें भी हम अगर चॉइस करते हैं तो प्रिपरेशन के दौरान मतलब ये होता है जनरली कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि हाँ, हमें अभी इतना पीछे का टारगेट छोड़ा है, तो अभी हम इसमें सर्वाइव कर रहे हैं। तो मतलब वो जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, हम कैसे लड़े, मतलब कि बहुत कठिन होता है वो उसमें उस दौर से जाना। जी बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ कितना डिफ़िकल्ट होता है लेट, स्पेशली जो लेट स्टार्ट करते हैं उनके लिए डिसीजन लेना, और स्पेशली जहाँ पे जॉब छोड़ने की बात आती है या फिर जॉब के साथ भी प्रिपेयर करना होता है। तो होता ऐसा है कि आप अभी अगर आप लेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, जैसे आई स्टार्टेड प्रिपरेशन ऑन 26 आई वाज 25 years old, देन एट दैट टाइम आई थॉट अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। तो आप 25 में बच्चे नहीं हो, है ना। तो आप 25 में बिल्कुल भी बच्चे नहीं हो। आपका जो दिमाग का मैच्योरिटी लेवल वहाँ तक पहुँच चुका है कि आप अपने लिए डिसीज़न ले सकते हो, ठीक है। और सिविल सर्विसेज एक ऐसी चीज़ है, वहाँ पे आप एक बार ज्वाइन करते हो तो आपको डिसीज़न बहुत सारी जगहों पे, कई जगह पे ऐसा आएगा टाइम कि आपको क्रूशियल डिसीजंस लेने पड़ेंगे लाइफ में, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो आप आगे जाके क्या डिसीजन लोगे, है ना। तो इसलिए ऐसा है कि आपको अगर जैसे मैंने बोला कि मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप 100 बार 1000 बार सोचो
कि हमें करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है, अगर करना है तो क्यों करना है, सारे एस्पेक्ट को ध्यान दो कि अगर नहीं होता है, जैसे इसमें मतलब होता ऐसा है कि थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी भी लगी रहती है इस पेपर कि हाँ लोग 3 साल 4 साल प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद भी होगा या नहीं होगा। तो आपके पास एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए कि आप अगर जॉब 1 साल 2 साल के लिए छोड़ते हो, आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप वापस जाके 2 साल बाद भी ज्वाइन कर सकते हो, 2 साल 3 साल बाद, है ना। तो इन सारी चीज़ों को आपको मतलब नज़र में रखना है और उसके बाद ही जाके आपको डिसीजन लेना है। और एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो ट्राई टू स्टिक टू दैट डिसीजन ओनली, ठीक है। चाहे दुनिया कुछ भी बोले, चाहे आसपास पे लोग कुछ भी बोले, कई लोग ऐसे बोलेंगे कि मतलब अपनी जॉब छोड़ दिया, अभी अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, फिर अभी प्रिपरेशन शुरू कर दिया, ये वो। तो बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए इन सब चीज़ों पे। आपने सोच लिया कि हाँ भाई मुझे करना है, आप अपने डिसीजन पे सही हो तो आप आगे चलो एंड डेफिनेटली यू विल बी एमर्ज इन विनर, नो डाउट इन दैट। सर थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली आपने इतना फ्रैंकली शेयर किया एक्सपीरियंस, क्योंकि जब तक एक्चुअली मैं अब तक मेरा अब तक यही सोचना था कि IAS या फिर UPSC क्लियर होने के लिए अब तक स्कूल टाइम से टॉपर होना चाहिए या फिर स्कॉलर होना चाहिए। बट आपने जितना फ्रैंकली लाइफ शेयर किया तो ये एक थॉट क्लियर हो गया कि नॉर्मल पर्सन कैन डू, मतलब क्लियर हो सकता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब फेल्योर आता, मतलब आपके लाइफ में जब फेल्योर्स आए कि आप एग्जाम्स अटेम्प्ट्स क्लियर नहीं हुए या फिर प्रीलिम्स क्लियर हुए, मेंस हुए नहीं, तो वो टाइम पे आपने वो फेलियर को ओवरकम कैसे किया? क्योंकि वो एक पैच रहता है कि वहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो जाता है या फिर बहुत सारे दिमाग में ख्याल आते हैं, निगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उससे पुशबैक मतलब वो कैसे किया? होता ऐसा है कि सक्सेस सबको अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता? सक्सेस सबको अच्छा लगता है और फेलियर सबको बुरा लगता है, ठीक है। लेकिन वो जो आपकी लाइफ होती है उसमें अप टाइम भी चलता रहता है और डाउन टाइम भी चलता रहता है। अप टाइम पे तो सारे सर्वाइव कर लेते हैं, वही लोग विनर होते हैं जो डाउन टाइम में ही सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो जब आप एग्ज़ाम देते हो, अपना 100% देते हो, फिर भी आपका रिज़ल्ट नहीं आता है पॉजिटिव, जितना मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस टाइप का रिज़ल्ट नहीं आता है, तो डेफिनेटली बुरा लगता है। और बुरा लगना मतलब रीजनेबल है, हम ह्यूमन हैं, हमारे अंदर इमोशंस हैं, तो बुरा लगना मतलब कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस टाइम पे क्या है, आपका एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, आपका जो एक मोटिवेशन, जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो जो नेगेटिव इमोशन आपके अंदर आ रहा है कि मैं फेल हो गया, मेरे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए, आगे पता नहीं क्या होगा, तो आपका मतलब जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन ऐसा होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो जो नेगेटिव इमोशन आपके अंदर आ रहा है उसको वो सप्रेस कर दे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जो फ्रेंड सर्कल हैं, मतलब आपके जो मेंटर्स हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, आपके जो पेरेंट्स हैं, तो उनसे बात कीजिए, आप उनका सपोर्ट लीजिए, ठीक है। और बहुत सी इमोशनल स्ट्रेंथ जो है वो उन सब लोगों से आपको मिल जाएगा। एनीथिंग एल्स? ओके, थैंक यू। सर आप हर एक इंटरव्यू में एट द लास्ट वो इंटरव्यूअर अपने हॉबी पे आ जाता है, तो ये कंपलसरी है क्या कुछ हॉबी डालना है, और फिर हॉबी का चॉइस कैसे करना है? ये एक्चुअली ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता रहता है। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मेरे जो बोर्ड में अभी जैसे हम 5 लोग थे ना, इंटरव्यू दे रहे थे एक बोर्ड में, तो उनमें से 2 लोगों का जो डैब था वो मैंने देखा वहाँ पे। तो वहाँ पे जो UPSC मेंस में जो डैब भरते टाइम वो होता है ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, लीडरशिप पोजीशन हेल्ड इन टाइम ऑफ स्कूल एंड कॉलेज एंड ऑल दिस थिंग, ठीक है। तो वो जो होता है वो बिल्कुल ब्लैंक था, वो बिल्कुल ब्लैंक, कुछ था ही नहीं उस पर, ठीक है। तो लेकिन फिर जब फाइनल रिज़ल्ट आया उनको बहुत अच्छे नंबर मिले हैं इंटरव्यू में, 170 175 ऐसे करके नंबर मिले हैं। तो ये बिल्कुल भी मन में डाउट मत रखिए कि कोई हॉबी, हाँ हॉबी अगर है, आप अगर नॉर्मली कुछ कर रहे हो तो वो ठीक है, आप वो मेंशन कर सकते हो। लेकिन सिर्फ मुझे UPSC इंटरव्यू अपेयर करना है, उसके लिए मुझे हॉबी बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे मूवी देखना शुरू करना है, उसके लिए मुझे ट्रैकिंग पे जाना है, उसके लिए मुझे क्रिकेट खेलना है,
ठीक है। तो ये बिल्कुल मतलब बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि होता ऐसा है कि वो जो हॉबी है वो जब उसके ऊपर से क्वेश्चन निकालते हैं वो लोग जो बोर्ड के लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बोर्ड में मेंबर्स बैठे हुए हैं वो लोग दे ऑल आर द एमिनेंट पर्सन ऑफ इंडिया। सो ठीक है, तो उनको आप ऐसे ब्लफ नहीं कर सकते। और अगर आपका हॉबी वो नहीं है लेकिन आपने सिर्फ फोर्सफुली लिख दिया है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है, अब वो उसके ऊपर से क्वेश्चन कैसे निकलेंगे? अगर आपने लिख दिया मैंने क्रिकेट खेलता हूँ, और थोड़ा बहुत आपने मतलब जैसे मेंस का रिजल्ट आया तो थोड़ा बहुत आपने प्रिपेयर भी कर लिया कि हाँ क्रिकेट के ये होते हैं, वर्ल्ड कप इस टाइम पे जीता था इंडिया ने, अभी मैच फिक्सिंग का इशू ये वो प्रिपेयर कर लिया। अब वो आपको पूछते हैं कि अच्छा आप क्रिकेट खेलते हो, कौन से पोजीशन पे खेलते हो आप, ठीक है, कहाँ पे फील्डिंग करते हो, ठीक है, विकेट कीपिंग करते हो या बैटिंग करते हो, ठीक है, और आप कौन से टाइप के बॉल खेलना पसंद करते हो, ठीक है, मतलब जैसे यॉर्कर बॉल आता है आपके पास तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, बैट्समैन को क्यों परेशानी होती है वो खेलने के लिए, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपके पास ब्लैंक हो जाओगे बिल्कुल, ठीक है, और वो बिल्कुल नेगेटिव इंप्रेशन आएगा उनके ऊपर। तो इसलिए फोर्सफुली कोई हॉबी नहीं बनाना है, अगर हॉबी है तो लिखिए। और मेरे ख्याल से वैसे मतलब जो हम जैसे प्रिपेयर करते हैं तो कुछ ना कुछ सबका कुछ ना कुछ होता है हॉबी, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 24 आवर्स सिर्फ पढ़ाई ही करते रहते हो, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो होता ही है, मूवी देखना, जॉगिंग करना, ये वो, तो ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फोर्सफुली कोई हॉबी नहीं बनानी है। ओके, थैंक यू।